हमने मौर्य साम्राज्य को देखा था। मौर्य साम्राज्य में हमने अशोक, बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य को देखा, मौर्य साम्राज्य के पतन को देखा। अब हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य के बाद के जो राजवंश हुए, जिन्हें मौर्योत्तरकालीन इतिहास के अंतर्गत हम जानेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे जैसे कि सबसे पहले शुंग, उसके बाद में कर्ण और सातवाहन। कर्ण, सातवाहन, ये तीन राज्य हुए, ये तीन शासन या तीन राजा हुए, या ये कहें कि ये तीन अलग अलग वंश हुए हैं। तो ये तीनों जो थे यह ब्राह्मण थे। इनके बाद में विदेशी आक्रमण हुए, और विदेशी आक्रमणों में जैसे कि हम देखें शक हुए, यूनानी हुए, यूनानी शक हुए, पहलव हुए, पहलव या पार्थियन, जिन्हें पार्थियन भी कहा जाता है, पार्थियन हुए। तो इनको हम क्रमिक रूप से आगे चलकर हम क्रमिक रूप से बारी बारी से इनको देखेंगे। हम सबसे पहले देखते हैं शुंग वंश को, शुंग को, क्योंकि मौर्योत्तर काल में अंतर्गत सबसे पहले शुंग ही आते हैं। क्योंकि जो अंतिम मौर्य राजा वृद्धरथ था, उसका जो सेनापति था, उस सेनापति ने वृद्धरथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना 184 ईसा पूर्व में की थी। तो हम शुंगों को देखते हैं। मौर्योत्तरकालीन इतिहास, इसके अंतर्गत हम कई राजवंशों को पढ़ेंगे। मौर्यों ने जैसे ही भारत को या संपूर्ण भारत को कहें कि एक साम्राज्य में, एक सूत्र में राजनीतिक एकीकरण के तहत बांध रखा था, वही साम्राज्य मौर्यों के अंतिम दौर में आते आते छिन्न भिन्न हो गया था। कहीं जगह पर विदेशी आक्रमण होने लगे थे, कई लोग स्वतंत्र होने लगे थे, और वहीं पर इनका जो सेनापति था, इतनी दुर्बल स्थिति हो गई थी वृद्धरथ की, जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक जो था वृद्धरथ, उसकी इतनी ही दयनीय स्थिति, ये कहें इतनी ही निर्बल स्थिति हो गई थी कि उसी की जो सेना थी, उसी की सेना के सामने उसका जो सेनापति था पुष्यमित्र सुंग, उसने उसकी हत्या कर दी। पुष्यमित्र सुंग ने वृद्धरथ की हत्या कर दी, और यह हत्या कब की गई? 184 ईसा पूर्व में। 184 ईसा पूर्व में वृद्धरथ की पुष्यमित्र सुंग ने हत्या कर दी, और मगध पर एक ब्राह्मण वंश की स्थापना की, या ये कहें कि प्रथम ब्राह्मण वंश की स्थापना की, ब्राह्मण वंश की स्थापना की मगध पर, शुंग। इस तरह से प्रारंभ हुआ शुंग इतिहास। शुंगों का इतिहास भी काफी ये कहें कि हम वीरतापूर्णक रहा है। इन्होंने भी अपना साम्राज्य स्थापित करने की चेष्टा या कहें कि कोशिश की है। तो हम आगे देखते हैं कि ये जो मौर्य थे, शुंग थे, यह शुंगों का वंश कौन सा था? असल में इतिहासकारों द्वारा इन्हें ब्राह्मण कहा गया है, किंतु बौद्ध ग्रंथों में इन्हें कुछ और कहा गया है। जिससे कि बौद्ध ग्रंथों में इन्हें जो मौर्यों का ही एक वंश बताया गया है। वहीं महाभाष्य और पाणिनि की जो अष्टाध्यायी, इनमें अलग अलग बताया गया है। लेकिन जो कालिदास की मालविका अग्निमित्रम है, कालिदास की मालविका अग्निमित्रम, कालिदास की मालविका अग्निमित्रम में इन्हें ब्राह्मण बताया गया है, ब्राह्मण गोत्र का बताया गया है। वहीं इन्हें पतंजलि के महाभाष्य में भी इन्हें भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण बताया गया है। तो इस तरह से इन्हें ब्राह्मण माना जाता है, क्योंकि आगे चलकर शुंगों ने ब्राह्मण धर्म को वर्चस्व में लाने का प्रयास किया, और साथ ही ब्राह्मणों के लिए इन्होंने कई आगे चलकर कार्य किए हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें पता चलता है कि यह ब्राह्मण थे, शुंग जो थे यह ब्राह्मण थे। कहाँ के थे? ऐसा माना जाता है कि जो शुंग थे यह उज्जैन के थे, और विदिशा में जाकर इन्होंने अपनी राजधानी बसाई थी, एक अन्य राजधानी बसाई थी। तो हम देखते हैं पुष्यमित्र शुंग को। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सेना में सेनापति था, एक अमात्य था, मंत्री था। वृद्धरथ की हत्या करके यह मगध में इसने
शुंग वंश की स्थापना की। अब बात करते हैं कि शुंग वंश की स्थापना के बाद में इसने क्या किया। तो शुंग वंश की स्थापना के बाद में इसने अपने साम्राज्य को फैलाने का प्रयास किया। इसमें हम देखते हैं कि इसने विदिशा, पहली राजधानी इसकी जो थी राजधानी, वह थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, लेकिन जो दूसरी राजधानी थी, दक्षिण को साधने के तहत इन्होंने दूसरी राजधानी बनाई थी विदिशा को। विदिशा को बनाया, दूसरी राजधानी इन्होंने विदिशा को बनाया। पुष्यमित्र स्वयं पाटलिपुत्र में शासन कर रहा था, स्वयं पाटलिपुत्र में शासन कर रहा था। वहीं जो इनका पुत्र था अग्निमित्र, अग्निमित्र जो इनका पुत्र था, यह विदिशा में शासन कर रहा था। इन्हें विदिशा में नियुक्त किया गया था और इनके दरबार में ही जो हम पढ़ते हैं कि जो उज्जैन के विक्रमादित्य के जो नवरत्न में शामिल थे कालिदास, जो कि संस्कृत के प्रकांड विद्वान हुए हैं, वह प्रारंभ में विदिशा के जो राजा थे अग्निमित्र, इन्हीं के संरक्षण में थे और बाद में वह विक्रमादित्य के संरक्षण में गए थे। तो उन्होंने अग्निमित्र को एक नायक के तौर पर रखकर एक नाटक लिखा था, जिनमें इनकी प्रेम प्रणय की गाथा है, मालविका अग्निमित्रम। मालविका उसकी नायिका है और नायक अग्निमित्र है। तो इसी के आधार पर उन्होंने एक नाटक लिखा और उस नाटक से ही हमें इनकी बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती है। अब ये जो अग्निमित्र हैं, इन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम अभी जो वर्तमान महाराष्ट्र का जो विदर्भ क्षेत्र है, जो कि एक समय पर मध्य प्रदेश का क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन 1956 में जैसे ही राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो विदर्भ के कुछ 8 जिले के समथिंग महाराष्ट्र को दे दिए गए थे, जिसमें बुल्डाना, यवतमाल, अमरावती ऐसे जिले थे जो कि महाराष्ट्र को दे दिए गए थे। तो महाराष्ट्र के वर्तमान तात्कालिक जो वर्तमान क्षेत्र जो है, उस समय का तात्कालिक विदर्भ था, विदर्भ। यहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था माधव सेन। माधव सेन, ये जो माधव सेन था, यह माधव सेन अग्निमित्र का मित्र था। और माधव सेन का जो चचेरा भाई था, माधव सेन का चचेरा भाई था यज्ञसेन। यह विदर्भ का शासक था। अब यज्ञसेन विदर्भ का शासक था, इसका चचेरा भाई था माधव सेन। अब माधव सेन को इसने पकड़ के बंदी बना लिया। यज्ञसेन ने माधव सेन को पकड़ के बंदी बना लिया। अब ऐसे में माधव सेन का मित्र था अग्निमित्र और अग्निमित्र था विदिशा का शासक, इसे यहाँ पर नियुक्त कर रखा था। अग्निमित्र ने अपने सेनापति को आदेश दिया और सेनापति ने जाकर यज्ञसेन पर आक्रमण कर दिया, अर्थात विदर्भ पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के बाद में जीत हासिल कर ली। अब जीत हासिल करने के बाद अग्निमित्र ने विदर्भ का 2 भागों में विभाजन किया और 2 भागों में विभाजन करने के बाद आधा भाग जो था वह यज्ञसेन को दिया और आधा भाग जो था वह माधव सेन को दिया। और इन दोनों ने अधीनता स्वीकार कर ली, किसकी, अग्निमित्र की। इस तरह से विदर्भ का जो क्षेत्र था यह भी अप्रत्यक्ष रूप से मगध के अंतर्गत आ चुका था अग्निमित्र के द्वारा। इस तरह से पुष्यमित्र शुंग ने यहाँ तक अपना आधिपत्य जमा लिया था। हम अगर जो दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में ये यहाँ तक अपना आधिपत्य जमा लिया था। इसके बाद ऐसा माना जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ किए थे, जिनमें से पहला अश्वमेघ जो यज्ञ था उसने अपनी विजय गाथा को पहुंचाने के लिए, बढ़ाने के लिए, अपने साम्राज्य को फिर से एक सूत्र में बांधने के लिए, जैसे कि मौर्यों के बाद में मौर्यों के पतन के साथ ही मगध का जो साम्राज्य था वह छिन्न भिन्न होने लगा था। लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने फिर से एक बार और इसे एक सूत्र में बांधने के लिए एक अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। ऐसी कई जानकारियां कई ग्रंथों में भी प्राप्त होती है। इसने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया और अश्व का जो घोड़ा था उसे छोड़ दिया एक वृहद और बड़ी सेना के साथ में। उस सेना का जो सेनापति बनाया वह अपना खुद का एक पुत्र था जिसे उसने सेनापति बनाया था। इसका जो पुत्र था, ये जो विशाल सेना थी, इस सेना के अंतर्गत 100 राजा, और ये 100 राजा का जो सेनापति हुआ वहां हुआ इनका पौत्र, पुष्यमित्र शुंग का जो पौत्र था वसुमित्र,
वसुमित्र, इनके नेतृत्व में एक विशाल सेना इस अश्व की सुरक्षा के लिए छोड़ी गई। ये अश्व पूरे भारत में घुमा, इसने संचरण किया। अब जैसे कि हम पहले भी कई बार देख चुके हैं कि जैसे कि मान लिया जाए कि ये इस तरह से हमारा भारत है, ये इस तरह से हमारा वर्तमान में मोटा मोटा देखें तो इस तरह से हमारा भारत है। और इस भारत का जो ये क्षेत्र है, यह क्षेत्र खुला था, बाकी ये क्षेत्र पानी से डूबा था और ये क्षेत्र हिमालय से ढका था। इसलिए यही क्षेत्र था जहां पर विदेशी आक्रमण होना प्रारंभ हुए थे। सिकंदर भी यहीं से आया था और सिकंदर के आने के बाद में उसके जो अधिकारी थे उनको तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मार दिया था, लेकिन फिर भी छुटपुट अधिकारी जो थे, छुटपुट लोग थे, उनसे संधियां कर ली थी। यहाँ पर इन्होंने संधियां कर ली थी, लेकिन यह संधियां कब तक चली? जब तक कि मौर्य साम्राज्य बना रहा तब तक यह संधियां चलती रही। लेकिन जैसे ही मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ, उसी के साथ में यूनानियों से जो संधि की गई थी वह संधि भी समाप्त हो गई। तो यहाँ पर यूनानी थे, यूनानी यहाँ यूनानी थे। अब ये जो अश्व का घोड़ा था, यह अश्व का जो घोड़ा था, यह पूरे भारत में घूमा। इस तरह से ये पूरे भारत में घूमा और घूमकर जैसे ही ये पश्चिमोत्तर क्षेत्र में गया, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जैसे ही यह घोड़ा गया और वहां पर इसको पकड़ लिया, किन्होंने? यूनानियों ने इसे पकड़ लिया, क्योंकि यहां पर यूनानी अपने वर्चस्व में आ चुके थे और जो मौर्यों के साथ संधि हुई थी वह संधि शुंगों के साथ में समाप्त हो गई थी। तो इन्होंने इस घोड़े को पकड़ लिया। अब घोड़े को पकड़ने के परिणाम स्वरूप यूनानी और शुंग जिसका सेनापति था वसुमित्र, इनके मध्य एक भयंकर युद्ध हुआ और इस भयंकर युद्ध में शुंग जो था, वसुमित्र जो था, इसकी विजय हुई। और इस विजयी होने के बाद में यह अपने घोड़े को छुड़वा लाया सुरक्षित, और छुड़वा कर इसने जो अश्वमेध यज्ञ किया था पुष्यमित्र शुंग ने, उसका अनुष्ठान जो था वह पूरा हुआ। इस तरह से इसने पहला अश्वमेध यज्ञ किया। अब पहले अश्वमेध यज्ञ में इनसे जो यूनानियों की टकराव हुई थी, इस तरह से यूनानी यहाँ हार तो गए, लेकिन कहीं ना कहीं इनमें बदले की भावनाएं पनपती रही, क्योंकि इन्हें जो हार मिली थी वह बड़ी ही मजबूत है, ये कहें कि बड़ी ही घातक हार थी, जिससे कि इन्हें बड़ा आघात पहुंचा और बदले की भावना बढ़ती गई। बदले की भावना बढ़ती गई। अब इन्होंने अश्वमेध यज्ञ पूरा कर, भावना प्रबल हुई। बदले की भावना प्रबल होने के कारण इन्होंने अपना सैन्य संगठन किया और बड़ी ही कूटनीतिज्ञता से यह आगे बढ़ते गए और अपने आप को मजबूत करते गए। और एक समय ऐसा आया कि यूनानियों ने मगध पर आक्रमण कर दिया, पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने के संदर्भ में ये पश्चिमोत्तर भारत से आक्रमण करते करते पाटलिपुत्र तक आ पहुंचे। यह आक्रमण जो था, इनका जो राजा था या इनका जो सेनापति था वह था मिनांडर था। और ये किसके आदेश पर इन्होंने आक्रमण किया था? तो इसका जो आदेश था वह डिमेट्रियस नामक एक यूनानी राजा था, उसके आदेश पर मिनांडर के नेतृत्व में यहाँ पर आक्रमण हुआ। यह आक्रमण इतना ही भयंकर हुआ कि इसने मगध में आकर बहुत उत्पात मचाया। यह कहे कि मगध की सेना को एक तरह से परास्त सा कर दिया था। लेकिन हुआ ये कि इनके जो ये यूनानी राज्य थे यहाँ के, इन यूनानी राज्यों में भी आंतरिक ग्रह कलह प्रारंभ हो गया। जैसे इनकी सेना यहाँ आई तो इनके अंदर जो आंतरिक ग्रह युद्ध था वह भी प्रारंभ होने लग गया। ऐसे में इनको यहाँ सूचना मिली कि आपके यहाँ ग्रह युद्ध प्रारंभ हो गया, तो ये लोग यहाँ से वापस शीघ्र ही लौट गए। लेकिन इससे जो शुंग थे उनके राज्य को बड़ा ही आघात पहुंचा, जिससे कि इनकी जो दिग्विजय की जो सत्ता थी, या ये कहें कि जो दिग्विजय का इनका ग्रह जो युद्ध था यह चालू हो गया। ऐसे में इनको यहाँ सूचना मिली और सूचना से ये वापस चले गए। इससे ये कहें कि शुंग को बड़ा ही आघात पहुंचा, इसकी सत्ता को बड़ा ही आघात पहुंचा। और आघात पहुंचने के बाद में इन्हें लगा कि अपने राज्य को फिर से सुदृढ़ करना चाहिए, या फिर से अपने दिग्विजय की जो पताका है उसे फैलाना चाहिए। तो ऐसे में इन्होंने द्वितीय
द्वितीय अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध, द्वितीय अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। द्वितीय अश्वमेध यज्ञ का आयोजन का प्रमाण कई साहित्यों में प्राप्त होता है। पतंजलि की महाभाष्य इसके विषय में कहती है, वहीं पाणिनि का अष्टाध्याय इसके विषय में जानकारियां हमें देता है। द्वितीय अश्वमेध यज्ञ भी इन्होंने किया, वह भी सफलतापूर्वक किया। अब इसके बाद में हुआ ये कि जो यहाँ से ये यूनानी पाटलिपुत्र तक तो आ गए थे यूनानी, अब पाटलिपुत्र में आने के बाद में यहाँ से गृह युद्ध के कारण ये चले गए। लेकिन जाने में हुआ ये कि यहाँ के जो क्षेत्र के थे, पश्चिमोत्तर भारत और मगध के बीच का जो क्षेत्र था, यह जो यूनानी की सेना के कुछ कुछ लोग थे वह यहाँ बसते गए, क्योंकि इन लोगों ने इस क्षेत्र को हासिल कर लिया था। जो पाटलिपुत्र का पश्चिमोत्तर क्षेत्र था भारत का, उसे कहीं ना कहीं इन्होंने इसे छूट हासिल कर लिया था। ऐसे में ये लोग यहाँ पर बसने लग गए थे, और यहाँ पर बस कर इन्होंने क्या किया कि जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म अपना लिया था। और इनमें मुख्य व्यक्ति था मिनांडर था, जिसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। और इसके साथ में ऐसे कई लोग थे जिन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था और अपने आप को यह बौद्ध भिक्षु के रूप में सामने लाए। ये बौद्ध भिक्षु बन गए। अब ये बौद्ध भिक्षु बन गए और यहाँ पर रुक गए। ऐसे में इनके साथ में जो लोग थे बौद्ध भिक्षु बनकर रह रहे थे, उन्होंने और यूनानियों ने आपस में आकर फिर से यहाँ पर आक्रमण किया। और फिर से आक्रमण करने के बाद में ये जो मिनांडर है, इस मिनांडर के नेतृत्व में यहाँ पर फिर से आक्रमण हुआ। और इस आक्रमण से जो पुष्यमित्र शुंग था, यह बड़ा ही क्रोधित हुआ। और इस क्रोधित होने के कारण पुष्यमित्र शुंग ने मिनांडर ये कहे कि यूनानियों का सफाया करने का बीड़ा उठाया और एक अभियान प्रारंभ किया। जो राष्ट्रद्रोही, उस समय क्या कहा गया, राष्ट्रद्रोही बुद्ध, जो राष्ट्रद्रोही बुद्ध थे या बौद्धिक थे, उनके विरुद्ध एक अभियान प्रारंभ कर दिया। एक अभियान प्रारंभ कर दिया। और उस अभियान के तहत ये पाटलिपुत्र से चलता हुआ आगे पहुंचा और ये शालकोट गया। शालकोट पहुंचा। शालकोट जाने के बाद में इसने घोषणा की, और घोषणा ये थी कि जो भी व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु का सर लाकर देगा उसे 1000 दिनार पुरस्कार में दिए जाएंगे। अर्थात कि वो इन यूनानियों से, या ये कहें कि बौद्धिक यूनानियों से यह इतना परेशान हो चुका था कि इसको ऐसी घोषणा करनी पड़ी। उस समय 1000 दिनार का मूल्य बहुत ज्यादा होता था। तो इसने ये कहें कि खुलेआम सुपारियां देना प्रारंभ कर दिया था। ये एक प्रकार की सुपारी ही थी। सुपारी देना प्रारंभ कर दिया। और ये यहां से आगे गया और कहां पहुंचा, से यह कोष्टक पहुंचा। कोष्टक, और यहाँ का जो राजा था वह था दैत्य निवासन राजा था। अब इसने क्या किया, डर कर जो मिनांडरों का जो राजा था, ये कहें कि यूनानियों के राजा को बुला लिया। और यूनानियों का राजा जो था वह था यक्ष क्रिम्स नामक एक यूनानियों का राजा था, जिसे बुला लिया। और यह था कौन, डेट्रोमेट्रियस द्वितीय, इसे बुला लिया। और हुआ ये कि इसने एक पाषाण शिला उठाई और उस पाषाण शिला के द्वारा पुष्यमित्र शुंग को मार दिया। वह पाषाण शिला जो थी पुष्यमित्र शुंग पर फेंक दी, उससे कि शुंग की मृत्यु हो गई। पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु हो गई। इस प्रकार से पुष्यमित्र शुंग ने, या ये कहे कि यूनानियों ने पुष्यमित्र शुंग की हत्या कर दी। हत्या के बाद में ये युद्ध जीते भी सही, युद्ध जीत कर ये जो क्षेत्र था इसे हत्या भी लिया। अब पुष्यमित्र शुंग के बाद में इसका जो पुत्र था अग्निमित्र, ये अग्निमित्र जो था, जो विदिशा का शासक था, यह राजा बना। इसने 8 वर्ष तक शासन किया। और शासन करने के बाद में इसने जो ये विदर्भ को अप्रत्यक्ष रूप से अपने में मिलाया था, इसे इसने प्रत्यक्ष रूप से मगध में शामिल कर लिया, अपने साम्राज्य में इसे शामिल कर लिया। तो इस तरह से इसने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने का प्रयास किया, किंतु कुछ ज्यादा सफल हो नहीं पाए। और आगे चलकर कई राजा हुए, और राजा लेकिन वो कमजोर थे, निर्बल थे, और कई कुछ भोग विलासिता में भी डूबे हुए थे। इस प्रकार से जो अंतिम राजा हुआ वह हुआ देवभूति।
शुंग वंश का अंतिम राजा जो हुआ वह हुआ देवभूति। अंतिम राजा हुआ वह हुआ देवभूति। और देवभूति जो था यह अत्यधिक विलासी व्यक्ति था, निकम्मा था। तो इसकी जो हत्या, इसी का जो मंत्री था, इसका जो मंत्री था वासुदेव ने देवभूति की हत्या कर दी। तो इस प्रकार से शुंग वंश का अंतिम राजा हुआ देवभूति, अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके मगध पर कण्व वंश की स्थापना की, कण्व वंश की, और इसका पूरा नाम हुआ वासुदेव कण्व। तो इस प्रकार से शुंग वंश का अंत हुआ और देवभूति की हत्या 72 ईसा पूर्व के लगभग कर दी गई। इस प्रकार से देखा जाए तो 184 माइनस 72 2 112 साल के लगभग शुंगों ने राज किया। इसके बाद में मगध पर कण्व वंश की स्थापना हो गई। कण्व वंश में मुख्यतः 4 राजा हुए हैं जिन्होंने अलग अलग समय पर राज किया, किंतु इनके द्वारा ऐसा कोई बहुत ज्यादा युद्ध नहीं लड़े गए, ना ही इनके द्वारा बहुत ज्यादा ऐसा कोई कार्य किया गया जिससे कि ये कहे कि इनकी पुरातात्विक साक्ष्य या ऐतिहासिक साक्ष्य से हमें इनकी ज्यादा अधिक युद्धों की जानकारी मिलती हो। तो ऐसा कुछ भी इनके द्वारा शुंग वंश में जो प्रथम स्मृति थी, या ये कहें कि पुरानी स्मृति मनुस्मृति की रचना शुंग काल के दौरान ही की गई। पतंजलि ने महाभाष्य जो लिखा वह भी शुंग वंश में ही लिखा था। पाणिनि ने अष्टाध्याय लिखा, वह भी जो था शुंग काल में ही लिखा था। और जो ये कहें कि जो इस तरह से शुंग वंश की अंत हो गया और वासुदेव कण्व के द्वारा कण्व वंश की स्थापना हो गई। हम आगे देखेंगे कण्व वंश को। थैंक यू।